हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि आज हम क्रोमेटोग्राफ़ी की एक और किस्म पढ़ेंगे जिसका नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ़ी। इसे हम टीएलसी भी कहते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफ़ी मैंने आपको पढ़ाया था कि वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफ़ी की एक किस्म है, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफ़ी की एक किस्म है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफ़ी में क्या होता है कि वहाँ पर स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस दोनों लिक्विड हालत में होते हैं। मगर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफ़ी में क्या है, स्टेशनरी फेस सॉलिड हालत में होगा और मोबाइल फेस लिक्विड हालत में होगा, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफ़ी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम सैंपल में से कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सैंपल है हमारे पास, उसमें से हमने ABC कंपोनेंट को अलग करवा दिया था रंगों की बेस पर, कलर्स की बेस पर। तो स्टेशनरी फेस को हम एडजॉर्बेंट कहते हैं, जो कि एक यूनिफॉर्म बड़ी ही बारीक सी तह बिछाई जाती है एक ग्लास की प्लेट पर। समझें, ये कागज़ जो है हमारे पास एक ग्लास की प्लेट है। हमने इसके ऊपर क्या किया, एक बारीक सी तह जो है किसकी चढ़ा दी, एडजॉर्बेंट की चढ़ा दी, ठीक है। फिर मोबाइल फेस आता है। मोबाइल फेस में कहता है वोलाटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं। वोलाटाइल सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जो आम टेम्परेचर पर उड़ने की सलाहियत रखते हैं। जैसे कि पेट्रोल है हमारे पास, एक आम मिसाल लेके दे रहा हूँ आपको, मगर आपको मैं इसके बाद एग्जैक्ट सॉल्वेंट्स बताऊँगा कि कौन कौन से सॉल्वेंट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमने सैंपल अप्लाई करना है वो पिपेट के थ्रू अप्लाई करना है इस बेस लाइन पर। और बेस लाइन नॉर्मली जो है, जो हमारे पास ग्लास प्लेट होती है, उसके जो एज होते हैं उससे तकरीबन 1 सेंटीमीटर ऊपर करके जो है बेस लाइन लगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सैंपल अप्लाई की जाता है, जिसको आपने सेपरेट आउट कराना है, जिसके कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट आउट कराना है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये सैंपल है और इसके जो कंपोनेंट्स हमने उसको ये देखें अलग करवा दिया है। एक मैंने आपको एग्जांपल दे के दिखाई है। तो इसकी पहले वर्किंग देख लेते हैं। देखिए, स्पॉट्स आर ड्राइड। जब आपने यहाँ पे सैंपल अप्लाई किया, यहाँ पर एक निशान बन जाएगा। आपने इस निशान को जो है ड्राई होने देना है। जैसे ही ड्राई होगा, आपने क्या काम करना है, प्लेट इज़ प्लेस्ड वर्टिकली इन अ सूटेबल टैंक कंटेनिंग द सॉल्वेंट। ये जो प्लेट थी ना, पहले ये अलग थी, ठीक है। बाद में हम इसको इस बीकर के अंदर या इस टैंक के अंदर लेके आए हैं और हमने यहाँ पे आके इसको वर्टिकली लटका दिया है, जैसा कि मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में बताया था, ठीक है। ये जो हमारे पास ग्लास प्लेट है, ये पहले अलग थी, ये हमारे पास अलग मौजूद थी, ठीक है। हमने इसकी एक बेस लाइन लगाई एज से तकरीबन 1 सेंटीमीटर ऊपर। यहाँ पे हमने एक स्पॉट लगा दिया पिपेट के ज़रिए। उस स्पॉट को हमने ड्राई होने दिया। फिर हमने जो है यहाँ जाके एक टैंक में जाके इसको लटका दिया। तो कहता है सॉल्वेंट राइजेस बाय द कैपिलरी एक्शन रिजॉल्विंग द सैंपल मिक्सचर इनटू डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्पॉट्स। जैसे हम इसको एक सॉल्वेंट में डिप करेंगे इस प्लेट को, ये वाली प्लेट, ठीक है। तो कहते हैं कि जी होगा क्या, जो हमारे जो स्पॉट्स हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे से वो किसकी वजह से अलग होंगे? इस सॉल्वेंट के कैपिलरी एक्शन की वजह से। ये सॉल्वेंट ऊपर उठेगा, ठीक है। जब ऊपर उठेगा कैपिलरी एक्शन की वजह से, तो इस सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स को अलग करवा देगा, ठीक है। स्पॉट्स आर एनालाइज्ड बाय स्प्रेइंग द लोकेटिंग एजेंट्स। अक्सर तो हमारे पास कलर वाले जो हैं स्पॉट्स होते हैं, उसको तो बड़े हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे कुछ रिएजेंट्स का, जिसके जैसा कि मैंने आपको बताया था निन हाइड्रिंग का स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपने जो है लोकेटिंग रिएजेंट इसके ऊपर स्प्रे करने, जिसकी वजह से ये स्पॉट हमें वाज़े नज़र आए। तो आई थिंक आपको इसकी वर्किंग समझ आ गई होगी। हमने क्या काम किया, एक प्लेट ली,
ग्लास प्लेट, उस पे हमने एच से 1 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन लगा दी, वहाँ पे हमने स्पॉट लगा दिया जिस सैंपल का हम तजिया करना चाहते हैं। ठीक है, उस स्पॉट को हमें ड्राई होने दिया, फिर हम उसको इस टैंक में ले आए। ठीक है, उसे इस प्लेट को हमने वर्टिकली लटका दिया। ठीक है, इस जो टैंक के अंदर एक सॉल्वेंट पहले से मौजूद था। ठीक है, सॉल्वेंट ने कैपिलरी रिएक्शन की वजह से क्या काम किया, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करवा दिया। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ उठेगा कैपिलरी रिएक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सैंपल के कंपोनेंट्स हैं इनको एक दूसरे से अलग करवा देगा। फिर उसने कहा कि जी इन स्पॉट्स को हम कैसे एनालाइज करेंगे, अगर तो कलर वाले हों तो बट हम आसानी से देख सकते हैं इसको, लेकिन अगर कलर लेस हों तो उसके लिए लोकेटिंग रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं जिसे हम कहते हैं निनहाइड्रीन वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इन स्पॉट्स को लोकेट किया जा सके कि ये स्पॉट्स जो हैं अलहदा हुए हैं। ठीक है, और कितने कितने फासले पर हैं, तो हम इसको बड़ी आसानी से जो है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। देखें, मैंने आपको जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी बताया था कि आरएफ वैल्यू मालूम की जाती है। आरएफ वैल्यू मालूम की जाती है। आरएफ वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो टीएलसी में भी आरएफ वैल्यू मालूम की जाएगी। हर एक कंपोनेंट की अपनी एक आरएफ वैल्यू होती है। तो देखें, मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम दिखाई थी, ये डायग्राम, और डेफिनेशन में आपने पढ़ा डिस्टेंस कवर बाय द सॉल्यूट, कि सॉल्यूट ने कितना फासला तय किया, ये आप मालूम कर लोगे। ठीक है, बेस लाइन से आप ये फासला मालूम कर लोगे। साथ ही जो है आपने क्या काम करना है, आपने डिस्टेंस कवर बाय द सॉल्वेंट, इसी तरीके से आप सॉल्वेंट का फासला भी तय कर लोगे बेस लाइन से। ठीक है, बेस लाइन से लेकर सॉल्वेंट का फासला, क्योंकि सॉल्वेंट जब कैपिलरी रिएक्शन की वजह से ऊपर जाएगा तो वो भी अपनी एक शनाख्त छोड़ेगा। तो आपने सॉल्वेंट का फासला भी मालूम कर लेना है और किसका फासला मालूम कर लेना है, सॉल्यूट का फासला भी मालूम कर लेना है। दोनों को आपने इस फार्मूले के तहत आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, इस फार्मूले के तहत जब आपस में आप इनको डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, आरएफ वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में बताया था, इसमें भी कुछ सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वही सॉल्वेंट है जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में है। अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड के बारे में मैंने बताया था, नॉर्मल ब्यूटेनॉल है, एसिटिक एसिड है, वाटर है। ये किस रेशो से लेने हैं, 4:1:5 के हिसाब से लेना है। इस तरह शुगर हम ले सकते हैं। ठीक है, शुगर में क्या चीज़ आ जाती है, इथाइल एसीटेट आ जाता है, पायरिडीन आ जाती है, वाटर आ जाता है। इनकी रेशो 2:1:1 के हिसाब से आप ले सकते हैं। फैटी एसिड हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल है, 1.5 मोलर अमोनिया है का सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो सोल्यूशन होते हैं जो मज़ीद सोल्यूट को अपने अंदर जो है डिज़ोल्व नहीं करते, एक ख़ास अमाउंट तक जो है सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा। और सॉल्वेंट किस लिए इस्तेमाल होता है, यही असल काम करता है सेपरेशन का, सैंपल के कंपोनेंट्स को अलग करने का। फिर अगर हमारे पास कलरलेस सब्सटेंसेस हों, मैंने जैसे आपको शायद आपको बताया होगा या बताना आपको भूल गया था कि देखें, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो जाए या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो जाए, इसमें सॉल्वेंट एक ही तरह के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो कलरलेस सब्सटेंसेस होते हैं उसमें कोबाल्ट होता है, मैंगनीज़ होती है, निकल होती है, कापर होती है और इसके अलावा आयरन होती है। ठीक है, इनके कलरलेस स्पॉट्स को मालूम करने के लिए हम फिज़िकल और केमिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो सॉल्वेंट वहाँ पे इस्तेमाल होता है वो कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, एसीटोन, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कंसनट्रेटेड HCl और वाटर इस्तेमाल होता है। उनकी रेशो क्या होती है, 87:8:5। ठीक है, तो हम यूवी लाइट के ज़रिए भी उनको स्पॉट्स को ढूंढ सकते हैं, और इसके अलावा निनहाइड्रीन या रुबेनिक एसिड को यूज़ करते हुए भी हम क्या काम करते हैं, उसको स्पॉट्स को हम लोकेट कर सकते हैं।
ठीक है। तो कलरलेस सब्सटेंसेस को अगर हमने लोकेट करना है, ठीक है, यहाँ पर लोकेट, अगर ये फ़र्ज़ कर लिया ये स्पॉट्स क्या थे, कलरलेस थे, तो इनको लोकेट करने के लिए हम यूवी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोकेटिंग रिएजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एनहाइड्रीन है और हमारे पास क्या था, रुबेनिक एसिड वगैरह थे। क्लियर। तो इसमें सॉल्वेंट कौन सा इस्तेमाल होता है, फिर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है एसीटोन, कंसनट्रेटेड HCl और वाटर, जिनकी एक ख़ास रेशो होती है, 87 हिस्से एसीटोन के, 8 हिस्से जो है कंसनट्रेटेड HCl के और 5 हिस्से किसके, वाटर के। क्लियर। फिर हम क्या काम करेंगे, देखें सॉल्वेंट की हमें ज़रूरत थी, उसको हमें डिस्कस कर लिया। सॉल्वेंट बिल्कुल पेपर क्रोमेटोग्राफी वाले आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। अब आते हैं एडजॉर्बेंट की तरफ। एडजॉर्बेंट क्या था, वो जो हमने थिन शीट, एक बारीक सी तह चढ़ाई थी किसके ऊपर, ग्लास प्लेट के ऊपर, TLC प्लेट के ऊपर। कहते हैं इसमें सिलिका जेल आ जाती है, जिसमें हम अमाइनो एसिड आ सकते हैं, और इसके अलावा क्या आ जाती है हमारे पास, ये कहते हैं कि जी सिलिका जेल जो है किस लिए इस्तेमाल होता है, अमाइनो एसिड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अल्कलाइड्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और इसके अलावा किसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, स्टीराइड्स के लिए, लिपिड्स के लिए, इनऑर्गेनिक एनाइंस और कैटाइंस के लिए। स्टीराइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो है क्या होते हैं, ये विटामिन्स होते हैं। और इसके अलावा जनाब अली अल्कलाइड्स क्या चीज़ें होती हैं, अल्कलाइड्स असल में नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये ड्रग्स या पॉइजन्स होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, ये फैटी एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एनाइंस और कैटाइंस के अलावा इसमें शामिल होते हैं। फिर कहते हैं एलुमिना किस लिए इस्तेमाल होता है, एलुमिना अल्कलाइड्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फूड डाइज़, हमारे जो है फूड्स के जो रंग हैं उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है, फिनोल्स के लिए, विटामिन्स के लिए। कैरोटीन्स क्या होते हैं, जो ऑरेंज और रेड कलर के पिगमेंट होते हैं, ठीक है, कैरेट के अंदर, ये कैरोटीन्स कहलाते हैं। अमाइनो एसिड्स, इस तरह ये जो कैल्सीगर जो है हमारे पास, ये शुगर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, स्टीरॉइड्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, फैटी एसिड के लिए यूज़ हो सकता है, और अमाइनो एसिड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह सिलाइट है, ये किस लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये हमारा जनाबिली स्टीरॉइड्स के लिए, इनऑर्गेनिक कैटाइंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो एडजॉर्बेंट जो है हमारे पास कौन कौन से होंगे, सिलिका जेल होगा, एलुमिना होगा, कैल्सीगर होगा और सिलाइट होगा, ठीक है। सिलिका जेल किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसने उसके नाम बता दिए। एलुमिना किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसने नाम बता दिए। कैल्सीगर किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसने नाम बता दिए। सिलाइट किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसने हमें नाम बता दिए। फिर वो कहता है कि जी जब आप एडजॉर्बेंट अप्लाई करोगे ना उस ग्लास प्लेट के ऊपर, साथ आपको एक बाइंडर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। बाइंडर जो है क्या हो सकता है, जिप्सम हो सकता है, जो असल में क्या होते हैं, कैल्शियम के सल्फेट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सिलिका जेल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि वो इतनी आसानी से उतरे ना, और इस एडहेजन को बढ़ाते हैं, मतलब उसकी चिपकने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। चिपकने की, ग्लास प्लेट पर, जो ग्लास प्लेट हमने ली थी, ठीक है, ये फ़र्ज़ किया ग्लास प्लेट थी, इस पर हमने एक तह चढ़ाई थी, उस तरह के चिपकने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए एक बाइंडर इस्तेमाल होगा, एक बाइंडर इस्तेमाल होगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कहता है सैंपल हमें ज़्यादा मकदार में लेना पड़ता, थोड़ी सी मकदार में हम जो है स्पॉट लगा सकते हैं। ये मेथड टाइम सेविंग है, जल्दी हो जाता है, ये जो प्रोसीजर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, हमें बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके अलावा क्रूसिव मटेरियल के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। क्रूसिव मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं, जो कि जंग लगाने की सलाह रखते हैं। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन होती है इससे, ठीक है, कि कितनी मकदार में आपने सैंपल को अलग कर दिया। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या था, क्वालिटेटिव था, ठीक है, उससे क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन होती थी, इससे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन होती है कि कितनी अमाउंट में आपने सैंपल को अलग कर दिया है। कहता है कि जी इसका जो अपरेटस होता है बड़ा सादा और सस्ता होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, जो पानी को हेट करते हैं, जैसे कि लिपिड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कहते हैं कि जी इसकी लिमिटेशन ये है कि इस पर जो
एड्जॉर्बेंट की जो थिन लेयर चढ़ाना है वो बड़ा मुश्किल काम है। यूनिफॉर्मली आप इतनी आसानी से एड्जॉर्बेंट की लेयर नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ वाटर, असल में एक्सपोजर ऑफ एयर है ये। अगर ये जो है ये प्लेट हवा के सामने आ जाए तो हवा में देखें नमी होती है, तो नमी जो है सॉल्वेंट का काम करेगी। जैसा सॉल्वेंट ने क्या काम किया था, सैंपल के कंपोनेंट्स को अलग करवा दिया था। तो इसमें क्या होता है फिर, अगर ये हवा के सामने आ जाए ये प्लेट, तो फिर पानी जो है सेपरेशन का काम करता है, सेपरेशन का काम करता है बजाय इसके कि सॉल्वेंट करे, जिससे इसकी कारकर्दगी मुतासर होती है। तो हम तो नहीं चाहते कि पानी के साथ जो है ये प्लेट जो है कांटेक्ट करे, ठीक है, अकेले पानी के साथ कांटेक्ट करे। हम तो चाहते हैं सॉल्वेंट के साथ कांटेक्ट करे, और सॉल्वेंट जो है सैंपल के कंपोनेंट्स को अलग कराने में मदद दे। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि हम प्रॉपर तरीके से एड्जॉर्बेंट की एक यूनिफॉर्म तह नहीं चढ़ा सकते ग्लास प्लेट के ऊपर। और दूसरा, अगर ये हवा के सामने आ जाए तो पानी जो है सेपरेशन का काम करता है, ना कि सॉल्वेंट करे, जो कि इसके जो है कारकर्दगी को कम करता है पानी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा, बिल्कुल पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसा है।